को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था, देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। लेकिन सुहाग रात के अगले दिन पुनीत की माँ का देहांत हो गया था। माँ की वजह से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था, अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, काम वाम कुछ आता तो है नहीं इसे, फालतू में पैसे लेता है बस। पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। पुनीत को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था। रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ नहीं रही। पुनीत चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहां मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी, समझा? मंजू ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी ही क्यों की? इसके दिमाग में गोबर है गोबर, कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू में हर महीने पैसा मिलता है इसे, लेकिन और नहीं। निकल जाओ यहाँ से। रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीत और मंजू को घर से निकाल दिया। शीतल ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी तू, इतने सारे बर्तन लगेंगे, खाना तो तुझे सूखे चावल ही है, इसमें ही हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शीतल को पता होता, तब शायद वो हांडी भी ना देती। जो भी मिला उसे समेटकर पुनीत और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए। मंजू माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में बचपन से ही मैं बाल बुद्धि हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे, सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मंजू? न मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर, हम कहाँ रहेंगे? क्यों? फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मंजू ने फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं साहब, पैसे दे दो साहब। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो देखो इन्हें, इनको बस मुफ्त का खाना चाहिए, हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई कोई काम क्यों नहीं करता तो है? हमें काम कौन देगा साहब, आप देंगे? नहीं नहीं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं। वो आदमी भी वहां से चला गया। लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था। पास ही में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीख मांगता था। उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई। बंटी कभी पाव तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा। भाई ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। अच्छा वो कैसे? कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की, मैं तो यही करता हूँ। पुनीत को यह आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपए भीख में मिले। मंजू खुश हो गई। अरे बंटी, तुझ में तो बहुत अकल है, तेरी वजह से आज हमें इतना पैसा मिला। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया, मैं चिकन लाता हूँ। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। पुनीत 1 किलो चिकन ले आया और मंजू लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। मंजू ने उसी के अंदर अदरक, लहसुन, नमक और सरसों का तेल, हल्दी और मिर्च डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी। घंटों भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है, स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है। मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी
हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहां से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना, भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने, इसी व्यापार में लगा देता हूं पैसा। आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, है? बहुत स्वादिष्ट चिकन था ये। वाह। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी। बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहित के होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये कहानी है निखत और उसके बेटे अली की। निखत से उसके शौहर का साथ निकाह के 2 साल बाद ही छूट गया। उस वक्त अली को पैदा हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। यही वजह थी कि उस मासूम के जहन में उसके अब्बू से जुड़ी कोई याद नहीं थी। उसने तो अपने अब्बू को बस तस्वीरों में ही देखा था। अम्मी, अब्बू को खाने में क्या पसंद था? वही जो तुझे पसंद है। वो भी तेरी तरह बिरयानी पसंद करते थे। अच्छा, फिर तो वो आपसे हर रोज बिरयानी बनाने को बोलते होंगे, जैसे मैं बोलता हूँ। नहीं, वो मुझसे नहीं कहते थे, बल्कि वो तो खुद हर रोज बिरयानी बनाया करते थे। खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। क्या मतलब, अब्बू को खाना बनाने का शौक था क्या? हाँ, बहुत ही ज्यादा। उनका यही शौक देखकर तो तेरे दादू ने उन्हें ये ठेला खरीद कर दिया था। तेरे अब्बू बड़े ही मन से घर पर बिरयानी बनाते थे और फिर इसी ठेले पर रखकर पास वाले नुक्कड़ पर बिरयानी बेचा करते थे। वो वक्त ही कुछ और था। वो चाहे जितनी बड़ी देग बना ले, कभी बिरयानी बचती नहीं थी। इतना स्वाद था उनके हाथों में। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने भी अब्बू से ही सीखा होगा बिरयानी बनाना, है ना? हाँ, मैं उनकी मदद करती थी, पर बनाते हमेशा वही थे। लेकिन अब तो मुझे ही बनानी होगी ना। अम्मी, उदास मत हो। आप एक बात बताओ, जब अब्बू बिरयानी बेचा करते थे तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? ये खेती करके तो हम पेट भरकर खा भी नहीं पाते। अगर आप भी बिरयानी बनाकर बेचोगी तो मुझे हर रोज बिरयानी खाने को भी मिलेगी। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत से काम जमा लिया था। उनकी कमाई लागत से कहीं ज्यादा थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद हमारे हालात अच्छे नहीं है। बेटा, तू ही बता, पूरे दिन के रोजे के बाद इफ्तारी तक का इंतजाम तो अच्छे से हो नहीं पाता, तो बेचने के लिए बिरयानी कहाँ से बनाऊं मैं? तो इसका मतलब मुझे बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी। अम्मी, अब मन कर रहा है। अमूमन अली अपनी अम्मी से किसी चीज को लेकर जिद नहीं करता था। उस दिन भी उसने जिद नहीं की, लेकिन उसकी नम आंखों ने निखत को बता दिया था कि उसका बिरयानी खाने का कितना मन है। अली नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया और निखत के हाथ भी दुआ के लिए उठ गए। या खुदा, ऐसा इम्तिहान ना ले, अपने बच्चे की बिरयानी खाने की ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं। इतना मजबूर तो ना बना। निखत अपनी मजबूरी पर रो रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? मैं असलम हूँ। आपके पड़ोस में जो खान साहब रहते हैं, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। कुछ काम से आया था, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आपको कुछ पता है क्या? जी खान साहब, वो तो अब यहाँ नहीं रहते। पिछले महीने शहर चले गए। यहाँ का मकान भी बेचने वाले हैं शायद। आपको बताया नहीं उन्होंने? वो दरअसल मुझसे खान साहब का फोन नंबर कहीं गुम हो गया, इसलिए बात नहीं हो सकी। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। खान साहब से जरूरी काम तो था ही। सोचा था कि इफ्तार और मगरिब की नमाज भी उनकी यहाँ ही पढ़ लूंगा, पर अब कैसे होगा? कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हो जाएगा। अब यहाँ आसपास कोई ढाबा या होटल वगैरह है क्या? जी नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस राशन और गोश्त की दुकान ही है। ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या किया जाए? देखिए भाईजान, अगर आप मुझे गलत ना समझे तो मैं आपसे कुछ कहूँ। हाँ, कहिए ना।
ये मेरी बदनसीबी ही है कि मैं चाहकर भी आपको इफ्तार का न्योता नहीं दे पा रही हूँ। असल में मेरी माली हालत मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रही, तो अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। असलम को निखत की बात समझ आ गई थी। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर निखत की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ये लो बहन, इतने में हो जाएगा ना? जी भाईजान, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बाहर इंतजार करता हूँ। अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो बताइएगा। नहीं नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप आराम करें। इसी के साथ असलम निखत के घर के बाहर ही एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और निखत फौरन इफ्तार की तैयारी में लग जाती है। ये तो काफी पैसे हैं, इनमें तो इफ्तार के साथ साथ बिरयानी भी बन जाएगी। या अल्लाह, आज मेरा बच्चा बिरयानी खाएगा, जरूर खाएगा। निखत फौरन जाकर पास की दुकान से राशन और गोश्त खरीद कर ले आती है, साथ ही इफ्तारी के लिए कुछ फल भी। फिर उसने बड़े ही मन से बिरयानी बनाई, ठीक वैसे जैसे अब्बास बनाया करता था। कुछ ही देर में अली घर वापस आ गया। अम्मी, आप बिरयानी बना रही हो क्या? सच में? इतनी बढ़िया खुशबू। अम्मी बताओ ना, ये बिरयानी की खुशबू ही है ना? हाँ, बिरयानी ही है। तेरा इतना मन था खाने का तो बना दी मैंने। लेकिन अम्मी, ये सामान कहाँ से आया? निखत अली को सब कुछ बताती है। अली फौरन जाकर असलम से मिलता है और उसे शुक्रिया कहता है। फिर शाम के वक्त सभी एक साथ इफ्तार करते हैं। अच्छा बहन, अब चलता हूँ। इफ्तार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए भाईजान, मैंने बिरयानी बनाई है। आपने जो पैसे दिए थे उन्हीं से इफ्तार का इंतजाम भी हो गया और बिरयानी का भी, वो भी खाकर जाइए। नहीं नहीं बहन, अभी तो इफ्तारी की है, मैं खाना कुछ देर रुककर खाता हूँ। भाईजान, थोड़ी सी चख तो लीजिए। अच्छा ठीक है, चखने भर को ले आइए फिर। निखत फौरन रसोई में जाकर असलम और अली के लिए बिरयानी लेकर आती है। असलम जैसे ही बिरयानी का एक निवाला चखता है, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। बहन, बिरयानी बहुत ही लजीज है, अब थोड़ी और मिलेगी क्या? हाँ अम्मी, मुझे भी और चाहिए। बस अभी लेकर आई। निखत खुशी खुशी असलम और अली दोनों को पेट भर बिरयानी खिलाती है। उसे ऐसा करने में बहुत ही खुशी हो रही थी। सोचा न था कि इतनी सारी बिरयानी खा जाऊंगा मैं। बहन सच में आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है। मैंने बड़े से बड़े होटल में बिरयानी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद आज तक नहीं चखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। असल में बिरयानी बनाने का ये खास तरीका मैंने अपने शौहर से सीखा है। उनका बिरयानी बनाने का ही काम था। उनकी बिरयानी उनके नाम बिका करती थी तब, अब्बास बिरयानी। अच्छा, मैंने खान साहब से इस नाम के बारे में बहुत सुना है। वो बहुत तारीफ किया करते थे आपके शौहर की और उनके हाथों के स्वाद की। वैसे हैं कहाँ आपके शौहर? कहीं बाहर गए हैं क्या? अब्बू बहुत दूर चले गए हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इतना कहकर अली अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगा। असलम को अब सारी बात समझ आ गई थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने सूटकेस से पूरे 50,000 रुपए बाहर निकाले। ये लो बहन, ये रख लो। जी, ये इतने सारे पैसे? नहीं भाईजान, माफ करिए, पर मैं इन्हें नहीं ले सकती। पहले आपने जो मदद की वही मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा एहसान है आपका। अब मैं आपसे और कुछ नहीं ले सकती। ये तो आपको मुझे भाई बनाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने शोहर का रुका हुआ काम फिर से शुरू कर सको। वो वही है ना अब्बास भाई का मशहूर ठेला? ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। ये पैसे रखो और इस ठेले को फिर से खुशगवार कर दो। मैं जल्द ही आऊंगा फिर से बिरयानी खाने। इतना कहकर असलम ने निखत के हाथों में वो पैसे रख दिए। निखत कुछ न बोल सकी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं में उसके जज्बात साफ झलक रहे थे। असलम वहां से चला गया, लेकिन निखत और अली को एक नई जिंदगी दे गया। निखत ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि असलम ने उससे कहा था। पूरे रमजान रोजा रखने के बाद निखत ने ईद वाले दिन से बिरयानी बनाकर बेचने की शुरुआत की। उसके हाथों से बनी बिरयानी की खुशबू जल्दी ही सारे गांव को उसके पास खींच लाई। निखत, वाह बेटी, बहुत ही अच्छा किया तुमने। अब्बास के जाने के बाद तो जैसे बिरयानी में स्वाद आना ही बंद हो गया, लेकिन अब फिर से बिरयानी महकेगी और सबकी जुबान पर चढ़ेगी। लाओ जल्दी से प्लेट लगा कर दो। निखत और अली खूब मेहनत से अपना बिरयानी का ठेला चलाने लगे। गांव के लोग तो पहले दिन से ही आने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे दूसरे गांव और पास के शहरों से भी निखत को बिरयानी बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। अब निखत और अली को किसी बात की कमी नहीं थी। उनके रहन सहन से लेकर खाना पीना सब बढ़िया हो गया और अब अली स्कूल जाकर पढ़ने भी लगा। निखत का ठेला जल्दी ही नामी होटल में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बहन? अरे भाईजान आप? वालेकुम अस्सलाम। आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए।
निखत के होटल को देखकर असलम को बहुत खुशी हो रही थी, साथ ही फक्र भी। बहन सच में मान गया आपको। इतने कम वक्त में आपने क्या से क्या कर दिखाया, वो भी इतनी छोटी सी रकम से। नहीं भाईजान, ना वो रकम छोटी थी और ना ही आपकी मदद। आपकी दुआ और अल्लाह ताला की नेमत से हुआ है ये सब। मैंने तो बस अपना काम किया है। आइए, बिरयानी तैयार है, आप नोश फरमाइए, मैं बस अभी आई। वाह बहन, बिल्कुल वही स्वाद और बेहतरीन। अल्लाह आपको ऐसी ही बरकत दे। शुक्रिया भाईजान। अब ये लीजिए, ये आपकी अमानत मैंने संभाल कर रखी हुई थी। ये क्या बहन, ये पैसे लौटाकर मुझे पराया मत करो। नहीं भाईजान, आप कभी पराये हो ही नहीं सकते। मैं ये पैसे आपको लौटा नहीं रही हूँ, बल्कि इसलिए दे रही हूँ ताकि इनकी मदद से आप फिर किसी बहन की जिंदगी बदल सके और अल्लाह की रहमत सब पर यूं ही बरसती रहे। असलम निखत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उन पैसों को लेकर फिर से निकल पड़ा किसी नई निखत और अली की तलाश में।